guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज को, जिसका दूसरा नाम है आपका एस्ट्रॉइड्स हो गया, कमेट्स हो गया, मेट्रॉइड्स हो गया, मीटियोर्स हो गया, ठीक है, एंड सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हम लोग 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट में चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। सेकंड पार्ट में हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा था, ठीक है। हमने सोलर सिस्टम की, अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सन और उसके 8 प्लैनेट्स नहीं होते हैं, बल्कि उसके अंदर जितनी भी छोटी मोटी आसपास चीजें जो उसके आसपास, सन के आसपास घूमती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है, उसमें सभी की सभी चीजें जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। उनमें आपका एस्ट्रॉइड्स हो जाता है, कॉमेट्स हो जाता है, मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेट्रॉइड्स, ये सभी तो शूटिंग स्टार से रिलेटेड है, तीनों टर्म्स है ना। इसमें कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेट्रॉइड्स, मीटियोर्स एंड मेट्रॉइड्स देखने में ऐसा लग रहा है ना एक ही नाम है, क्या है ये, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगी ना तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। बस क्या है, आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो बिल्कुल फोकस रखना होगा अपनी मेरी तरफ, ठीक है, मेरी बातों की तरफ। एंड सामने अगर आप बुक भी रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें नोट्स तो बनाने नहीं है आपको। नोट्स का क्या है, नोट्स तो हम पढ़ ही लेते हैं और आफ्टर दैट हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, तो वहीं पे हो जाता है। तो आपको यहाँ नोट्स बनाना नहीं, बस सिंपली क्या करना है, अपने सामने जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपके पास बुक्स होगी मुझे उम्मीद है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी सॉफ्ट कॉपीज भी निकाल सकते हैं। तो आप उसको अपने सामने रखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ, जहां मैं अंडरलाइन लगाती हूँ, जहां मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बताती हूँ, वो उसको अपनी बुक में थोड़ा सा लिख लिया कीजिए, या अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वहां पे भी लिख लिया कीजिए, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका है जो आपकी बुक को मैं पढ़ा रही हूँ। वरना जब मैं कोर स्टडी पढ़ाऊंगी आपको दोबारा से, जब मैं 8th क्लास इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, तो उस वक्त मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। और नोट्स वो आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, उसको याद करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, चलिए। तो मैंने यही बात आपको बताई कि भाई सोलर सिस्टम बॉडीज, इनको क्यों कहा जा रहा है, स्मॉल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये छोटे हैं, और सोलर सिस्टम बॉडीज इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक सन और इसके 8 प्लैनेट्स नहीं आ जाते, बल्कि जितनी भी आसपास चीजें, किसी भी प्लैनेट के आसपास उसकी कोई सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट नहीं, एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स या कॉमेट्स, जितनी भी चीजें घूम रही हैं, तो वो सभी के सभी जो है सोलर सिस्टम में आ जाती है। इस वजह से हम इनको जो है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स को। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, दीज इंक्लूड्स एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स एंड अदर स्मॉल बॉडीज, कि भाई इसके अंदर आपका एस्ट्रॉइड्स आ जाता है, कमेट्स आ जाता है एंड दूसरे छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज। स्मॉल बॉडीज का मतलब भाई जितनी भी चीजें देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, ये थोड़े छोटे छोटे आपको पत्थर के टुकड़े दिख रहे होंगे, रॉक है ना, रॉक के टुकड़े, पीसेज ऑफ रॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये किसी न किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं वो काफी बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, जैसे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना चट्टाने, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी होते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स के चारों ओर जो भी चीज रिवॉल्व करेगी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो बिल्कुल ही ग्रेन जितना बड़ा होता है ना, दाना जो होता है गेहूं का दाना, या ग्रेन जितना बड़ा होता है, उतनी बड़ी चीज अगर, इतना बड़ा भी रॉक अगर घूम रहा है, तो भी हम उसको जो है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज उसको बोलेंगे, राइट। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स ये क्या है, सिंपली देखिए, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये ना थोड़े से लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, और ये ज्यादातर आपको, ये रॉक भी हो सकते हैं, या फिर ये है कि इनमें ना रॉक वो किसी न किसी मेटल के भी हो सकते हैं। मान लीजिए आयरन का पूरा रॉक हो, ठीक है, या मैग्नीशियम का रॉक हो। तो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सन के चारों ओर, जैसे कि प्लेनेट होता है ना, जितने भी प्लेनेट्स होते हैं, तो स्पेशली 2 प्लेनेट जिनमें आता है आपका मार्स और जुपिटर।
मार्स और जुपिटर, इन दोनों प्लेनेट के बीच में ये देखिए आप, ये एस्ट्रॉइड्स ये रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो जिस तरीके से सन के चारों ओर ये जितने भी प्लेनेट्स हैं, कितने हमने पढ़े हैं आपको याद होना चाहिए, कितने प्लेनेट्स पढ़े हैं, 8 प्लेनेट्स पढ़े हैं। 8 प्लेनेट्स जिस तरीके से सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरीके से मार्स और जुपिटर के बीच में जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या बोला, लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, जो कि कभी कभी ना प्लेनेट के बराबर भी होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि एक प्लेनेट के बराबर भी होते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जो रॉक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो ये जो रॉक्स हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में सभी एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यही बात आपको बताई मैंने कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। ये मेटल के भी हो सकते हैं, डायरेक्टली रॉक भी हो सकता है, या कोई आयरन का पूरा बड़ा सा रॉक हो, है ना, या मैग्नीशियम का हो, या और भी कोई भी मेटल हो, उसके इसी तरीके से ये एक रॉक्स के मतलब पीसेस होते हैं। Most asteroids are found orbiting the sun between Mars and the Jupiter. ज्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, या कहा जाए कि सभी जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं। और किसकी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, सनी की रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये सन के चारों ओर जो है ना ऐसे करके एक बेल्ट बना लेते हैं, एक बेल्ट देख रहे हैं आप, एक बेल्ट की तरह बना लेते हैं, जिसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। ओके, एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए ये वाला है ना, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो बन रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। ओके, चलिए एक मिनट, या एस्ट्रोनॉमर्स दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। मैंने आपको बताया ना कि मार्स और जुपिटर, ये आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किन 2 प्लैनेट्स के बीच में है, तो आपको याद होना चाहिए मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड, एक जो सभी एस्ट्रॉइड्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं और एक बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हैव सो फार रिकॉर्डेड द ऑर्बिट्स ऑफ 4000 एस्ट्रॉइड्स। तो अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 4000 एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट्स को अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड किया है। देयर आर थाउजेंड्स और मोर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4000 ऑर्बिट्स ही हैं, बहुत सारे, यानी कि 1000 में अभी तक के टिल टुडे, आज तक के बहुत सारे ऑर्बिट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें कि अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो अभी तक कुल मिलाकर के 931 वेट एक मिनट, या 931942 इतने एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो अभी तक के रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, नए एस्ट्रॉइड्स के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला है। Some scientists believe that asteroids were formed when our solar system was formed 500 million years ago. हमारी जो सोलर सिस्टम बना था, है ना, ये बिग बैंग थ्योरी आपको पता ही होगा कि भाई बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तो उसमें ही बहुत सारी हमारी अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ था, सभी प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो उसी में ही, यानी कि कब हुआ था वो 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये तो अप्रोक्सीमेटली आपको बताई गई है वैल्यू। वैसे तो जो हमारी अर्थ के फॉर्मेशन की वैल्यू है, सॉरी, जो मेन जो इसका की जो डेट है, जो ईयर्स है, वो 4.6 मिलियन है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको जो है 500 मिलियन कह दिया जाता है। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, तो सब कुछ साइंटिस्ट का ये बात मानना है कि हो सकता है उसी टाइम ही ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं इनका भी फॉर्मेशन हो गया होगा। जबकि कुछ और दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये भी जो है ना एक प्लेनेट ही है, जो कि बहुत ही बड़े मैसिव कोलिजन, यानी कोई किसी प्लेनेट में, या हो सकता है जो प्लेनेट्स जो हैं वो आपस में रिवॉल्व करते रहते हैं ना, रिवॉल्व करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हो सकता है कि भाई प्लेनेट्स में जब बहुत ही मैसिव कोलिजन हुआ हो, बहुत ही खतरनाक टकराव हुआ हो, तो उस टाइम हो सकता है कि ये इनका जो है फॉर्मेशन, ये एक दूसरे में टक्कर लग गई होगी और इनका फॉर्मेशन हो गया होगा। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई एस्ट्रॉइड्स मेनली होते क्या है। एस्ट्रॉइड जो है वो लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, और ये आपके रॉक्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल रॉक्स जो होती है, चट्टाने होती हैं। ठीक है, और इनका साइज जो होता है ना वो एक प्लेनेट की तरह होता है, मिनी प्लेनेट आप इनको बोल सकते हैं, छोटे छोटे प्लेनेट की तरह। और ये जो रॉक्स होते हैं ये रॉक्स भी हो सकते हैं, या फिर ये है कि ये मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि भाई आयरन का रॉक हो गया, मैग्नीशियम का रॉक हो गया, है ना,
सिल्वर की तो बात नहीं होती यहाँ पे, आयरन मैग्नीशियम की, ज्यादातर आयरन ही की बात होती है कि आयरन के भी रॉक्स देखे गए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मेटल्स के भी रॉक्स हो सकते हैं। और ये एक जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में ये रिवॉल्व करते रहते हैं। और किसका रिवॉल्यूशन करते हैं? सन का रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ये एक बेल्ट की फॉर्म, एक बेल्ट बना लेते हैं जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.6 मिलियन ईयर्स अगो, उसी टाइम में हो सकता है इसका भी फॉर्मेशन हो गया होगा। या फिर ये है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो प्लेनेट, जब कुछ प्लेनेट्स में बहुत ही मैसिव कोलिजन हुआ होगा तो उस टाइम इसका फॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है। और अभी तक की हमारी बुक के मुताबिक जो है, अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 4000 एस्ट्रॉइड्स के बारे में अभी तक पता लगाया है। और जो मैंने आपको अभी डेटा बताया है, तो ये आपका जो है ये मेरा डेटा है। चलिए, ये इतनी बात हो गई एस्ट्रॉइड्स के बारे में। अब हम लोग दूसरी जो सोलर सिस्टम बॉडीज है उसका नाम है कॉमेट, ठीक है। शायद आपने कॉमेट का नाम सुना भी होगा। ऐसे आप देखते होंगे ना आसमान में, कभी कभी आपको ऐसे लंबा सा एक सितारा दिखता होगा और उसके अंदर आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो एक कोई स्टार है और उसकी एक पीछे से पूंछ है ना। बेसिकली इसको टेल ही कहा जाता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेल है ये आपको दिखती है, तो ये टेल है ना, मतलब इसकी यहाँ से तो आपको ऐसे दिखता है कि ये ज्यादा 1 मीटर की दूरी पे होगी, लेकिन ये जो टेल होती है ना इसकी, ये 1 मिलियन किलोमीटर तक भी होती है। कितनी? 1 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो टेल होती है यहाँ से आपको इतनी छोटी दिखती है। एनीवे, कॉमेट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कॉमेट्स होते क्या है। तो ये क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल चंक्स ऑफ आइस एंड डस्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरीके से देखिए, इनको कॉमेट्स को भी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि हर वो बॉडी जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसको हम लोग स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में उसको इंक्लूड करेंगे, सोलर सिस्टम बॉडीज में इंक्लूड करेंगे। स्मॉल तो हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे हैं, है ना। भाई प्लेनेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं तो उनको बड़ा, चूंकि ये छोटे होते हैं तो इस वजह से हम उनको स्मॉल बोलते हैं। तो कॉमेट्स भी जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये क्या है? ये स्मॉल, यानी कि जैसे वो आइस का गोला होता है ना, जैसे जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है तो वहां पे आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, जो आइस होती है ना उसका एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं, स्नो बॉल जिसे हम बोलते हैं ना, बड़ा सा गोला होता है। तो ये भी क्या है? ये ना गैसेस के, ये जो है, ये जो कॉमेट्स होते हैं ये गैसेस के फ्रोजन फॉर्म है ना। गैसेस जो है ये फ्रीज हो गई है। और जो चूंकि ये जो सन, ये चूंकि जो है ये जैसे सन है इसके चारों ओर यहाँ पे ये ना रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। ये तो एक मिनट, ये तरह गलत हो गया, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये सन हो गया आपका, ठीक है। ये सन के चारों ओर ना ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दूरी कम है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो दूरी कम है, ये सॉरी दूरी ज्यादा है, यहाँ पे सन से डिस्टेंस ज्यादा है ना। आपको पता है कि जो ऑर्बिट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, थोड़ा ओवल शेप होता है, और यहाँ पे जो है वो दूरी कम है। तो जो कॉमेट्स होते हैं ये सन के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब ये कम दूरी पे आते हैं, जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो क्या होता है, जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो सन तो जाहिर है तो सन के पास बहुत सारी गर्मी है, हीट है, सन हीट तो प्रोड्यूस करते रहता है। और ये क्या है, ये जो कॉमेट्स है ये फ्रोजन गैसेस हैं। तो जब ये सन के करीब आ जाते हैं, जब ये सन के पास आ जाते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं, जब रिवॉल्व करते करते ये यहाँ पहुंचते हैं, सन के करीब आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो इस सन जो है अपनी हीट की वजह से जो इसकी गैसेस हैं वो क्या होने लगती हैं, वो पिघलने लगती है। तो पिघलने की वजह से इनकी जो है ना, इनकी पिघलने की वजह से ये पीछे से, यानी जो गैसेस हैं वो पीछे की ओर जो है, पीछे की ओर जाती है, जो कि हमें एक टेल के तौर पे दिखाई पड़ती है, ठीक है। यानी कि वो पिघलती है, भाई ये सन के करीब आ रहा है और ये ना बहुत तेजी से रिवॉल्व करते हैं। तो ये सन के जब करीब आते हैं तो इनकी जो गैसें है वो पिघलने लगती है, और पिघल करके ना पीछे की ओर जो है वो पीछे की ओर जो है वो आपको एक लंबी सी टेल की तौर पे दिखाई देती है। और वो जो टेल होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो गैसेज ही होती है। और वो चमकती क्यों है? चमकती इस वजह से क्योंकि वो सन से रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है ये। सो दे have oval orbits and spend most of their time far away from the sun। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं इनके पास ओवल ऑर्बिट होता है, ये ज्यादातर टाइम जो है वो सन से दूरी गुजारते हैं, है ना। ज्यादातर टाइम जो होता है उनका सन से बहुत ही दूर होता है। लेकिन कॉमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल सॉलिड पार्ट कॉल्ड द हेड सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ ग्लोइंग गैस कॉल्ड द कोमा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कॉमेट्स के बारे में बता दिया, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो कॉमेट्स होता है ये बेसिकली
होता क्या है। सो एज कॉमेट्स अप्रोचेस द सन, जैसे ही कॉमेट जो है वो सन के करीब आता है, सन के पास आता है, द कोमा स्ट्रेचेस आउट इनटू अ लॉन्ग टेल ऑफ ओवर 1 मिलियन किलोमीटर। तो जैसे भाई ये फ्रोजन गैसेस हैं, तो जैसे ये सन के पास आते हैं तो सन की गर्मी की वजह से ये गैसेस जो है वो पिघलने लगती है। जैसे वो पिघलती है तो वो पिघल करके पीछे की ओर जो है, जाहिर है वो अब ये जो गैस पिघलेंगी वो इधर को तो नहीं आएंगी, सन की ओर तो नहीं आएंगी, वो तो पीछे की ओर जाएंगी, है ना। तो वो गैसेस जो है वो पीछे की ओर एक टेल सी बना लेती है, और वो टेल जो होती है वो यहाँ से हमें सिर्फ 1 मीटर 2 मीटर की दिखाई देती है, लेकिन वो जो टेल होती है वो 1 मिलियन किलोमीटर तक लंबी भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्होंने ये जो बात बताई थी कि कॉमा जो होता है, इसका जो कॉमेट्स होते हैं इनका एक ये जो टेल होता है, ठीक है, ये इनका हेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और एक इनकी टेल होती है, ठीक है, ये टेल हो गई, इसको टेल बोला जाता है, जिसको हेड बोला जाता है। तो बेसिकली आपको टेल के बारे में पता चल गया कि इनकी ये टेल ही नहीं होती है, बल्कि ये गैसेस होती है जो कि पीछे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर जाती है, तो ये एक टेल के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ठीक है, और इस ये जो हेड होता है इसको कोमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोमा बोला जाता है। ओके, कॉमेट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ व्हेन दे कम क्लोज टू द सन। तो जब भाई वो सन के करीब आती है तो वो हमारे अर्थ से हम इसको देख पाते हैं। सिंस कॉमेट्स हैव वेरी लार्ज ऑर्बिट्स, दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रिटर्न फ्रॉम अ फ्यू डिकेड्स टू अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो भाई यही बताया इन्होंने कि जो कॉमेट्स होते हैं उनमें बहुत ही बड़ी ऑर्बिट होती है। जब ये सन के करीब आते हैं, सन के पास ही आते हैं, तो तभी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से जब ये इनको रिटर्न होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। हो सकता है कभी कभी दहाइयाँ, डिकेड्स जिसे हम बोलते हैं ना, 10 साल, ये मतलब 10 साल या 20 साल, 30 साल, 40 साल, ठीक है, तो इतने टाइम लग सकता है। ये भी ये कि 1000 ईयर्स लग सकते हैं कि भाई आपको कभी 1000 ईयर में कोई दिखे। तो जो अभी तक के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे कॉमेट्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया है जो कि आपको 76 ईयर्स में आपको एक बार दिखेगा, और वो कौन सा कॉमेट है, वो उसका कॉमेट का नाम है हैलीज कॉमेट। ठीक है, हैलीज कॉमेट, इट इज नेम्ड आफ्टर एडमंड हैली हु कैलकुलेटेड इट्स ऑर्बिट, हैलीज कॉमेट। तो भाई इनका जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम है एडमंड हैली। इन्होंने सबसे पहले इसके जो ऑर्बिट है उसको कैलकुलेट किया था। और ये जो हैलीज कॉमेट होता है ये हर साल आपको, यानी हर 76 ईयर्स पे आपको एक बार जो है ये सन के क्लोज आता है और हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा से भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं जिनको की रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मशहूर है, जो फेमस कॉमेट्स हैं। तो उनमें मैं आपको बता दूं तो उनमें हो गया आपका हार्ली 2, एंड इसके अलावा हो गया आपका बोरेली, थर्ड नंबर पे आपका हो गया BORRELLY, ठीक है, बोरेली। तो ये कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं जिनको कि रिकॉर्ड किया गया है। ओके, चलिए अब हमने थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। हमने कॉमेट्स में क्या पढ़ा कि भाई ये जो कॉमेट्स होते हैं ये आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, फ्रोजन गैसेस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते रहते हैं। और इनका जो ऑर्बिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये सन के करीब बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जब ये सन के पास आते हैं, ठीक है, जब ये सन के पास आते हैं तो सन के पास आने की वजह से, सन की हीट की प्रोड्यूस करने की वजह से ये जो गैसेस होती है वो पिघलने लगती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक टेल का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि टेल कहलाती है इन कॉमेट के। और इनके हेड होता है जिसे हम कोमा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कॉमेट्स होते हैं कुछ बहुत ही मशहूर कॉमेट्स हैं, जिनमें से आपका हैलीज कॉमेट है, जो कि एवरी 76 ईयर्स पे आपको एक बार ये दिखता है। और ये कब हमें दिखते हैं? जब ये सन के करीब आते हैं। और ये सन के करीब जो है ये बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्बिट है वो काफी बड़ा होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और हाँ, जो इनकी टेल होती है ये आपकी 1 मिलियन किलोमीटर तक भी हो सकती है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटराइड्स के बारे में। ओके, एक बात और या पीछे रह गई आपकी, वेट, जो अभी तक कॉमेट्स, अभी तक आज तक के जितने भी कॉमेट्स अभी तक नॉन है, तो वो कितने हैं? मैंने आपको पीछे भी बताया था। अभी हम लोगों के जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो 9,31,942 अभी तक एस्ट्रॉइड्स, मैंने आपको बताया था 9,31,942 अभी तक एस्ट्रॉइड्स नॉन हुए हैं, साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर किए हैं। और जो कॉमेट्स हैं वो आपके 3,607, कितने अभी तक नॉन हुए हैं? 3,607। तो इतने कॉमेट्स जो हैं वो अभी तक के टिल टुडे अभी तक के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जिनमें से कुछ जो मशहूर हैं वो हैली कॉमेट हो गया आपका, मैंने हार्ले 2 कॉमेट्स बताया और बोरेली बताया। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी। अब
क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में। इससे ना कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो सभी के सभी क्या है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेट्रॉइड्स होते हैं, ये भी है ना कॉमेट्स के छोटे फॉर्म होते हैं, यानी कि इनका जो साइज होता है ना वो एक ग्रेन लाइक होता है। ठीक है, छोटा सा दाना होता है ना बिल्कुल ग्रेन का, उतना ही बड़ा, उतने बड़े ये रॉक्स के पीसेज होते हैं। और जब ये रॉक्स के पीसेज, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये रॉक्स के पीसेज सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे, जब ये किसी प्लेनेट के, स्पेशली जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत तेजी से रिवॉल्व करते रहते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, तो ये जलने लगते हैं। ठीक है, ये जो मेट्रॉइड्स हैं, ये मेट्रॉइड्स बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि मेट्रॉइड्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कॉमेट से भी छोटे होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो एस्ट्रॉइड हो गया, उसके बाद कॉमेट का नंबर आ जाता है, उसके बाद आ जाते हैं आपके मेट्रॉइड्स का, यानी कि ये जो ना कॉमेट से भी बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस होते हैं। जब ये अर्थ के मेट्रॉइड्स अर्थ के किसी भी मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन के अराउंड और भी दूसरे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो स्पेशली जब ये अर्थ के करीब आते हैं, सभी प्लेनेट के करीब तो आते ही है, जब ये अर्थ के पास आते हैं ना, तो अर्थ के पास आने की वजह से, अर्थ के लो एटमॉस्फेयर की वजह से ये जलने लगते हैं। ठीक है, और जल करके ये कंप्लीटली जल जाते हैं। जब ये कंप्लीटली जल जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं मेटियोर्स। ठीक है, जो कि आपको कभी अर्थ से दिखाई दे तो वो आपको एक शूटिंग स्टार के तौर पे दिखाई देता है, ये एक बहुत ही बड़ी सी फायर बॉल की तरह दिखाई पड़ता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। क्या बोला मैंने कि मेट्रॉइड्स जो है वो जो अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलने लगते हैं। जब ये जलते हैं, ये कंप्लीटली जल जाते हैं और जल करके ये खत्म हो जाते हैं, तो वो हमें एज अ शूटिंग स्टार के तौर पे दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये जलते नहीं है, जब ये जल नहीं पाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे आए थे वैसे के वैसे रह जाते हैं और आ करके अर्थ पे, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, ये आ करके गिर जाते हैं, है ना कहीं ये जो है ये या तो जल ही नहीं पाते हैं या फुल्ली जल नहीं पाते हैं और आकर के अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं एज अ सॉलिड पीस, है ना भाई, क्योंकि ये तो पहले से भी सॉलिड ही है, ये तो स्मॉल रॉक से हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे, बिल्कुल ग्रेन लाइक, ग्रेन से थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे, मतलब समझ लीजिए कि छोटे छोटे अर्थ के जो है वो रॉक्स के पीसीज होते हैं। तो जब ये जल नहीं पाते हैं, ठीक है, ये या फुल्ली जल नहीं पाते हैं, फुल्ली ये पूरे बर्न नहीं हो पाते हैं और आ करके एज अ सॉलिड पीस अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है, इतनी ही बात है बेसिस में, समझ में आ गया आपको। देखिए मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, वो अर्थ के चारों ओर बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं और बहुत ही स्मॉल, कॉमेट से भी छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते ये क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो लोअर है ना थोड़ा सा, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलने लगते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आपको ना ऐसा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऐसा ना, ये क्या हो रहा है, जलता हुआ दिखाई दे रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे आए, तो ये जलते हैं, जैसे ये जल जाते हैं तो जल करके ये खत्म हो जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मेटियोर्स। जब ये जलते हैं और हमें यहाँ से क्या दिखाई देता है क्लियर नाइट में, अगर आप किसी एक ऐसी नाइट हो जो कि ऐसी सिटी हो जहाँ की पॉल्यूशन ना हो, एकदम क्लियर नाइट हो, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे मेटियोर जो है वो जलते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये जलते नहीं है ना, जल नहीं पाते हैं और आकर के डायरेक्टली एज ए सॉलिड पीस आकर के अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है, इतनी बातें हैं, बस ये आपको इसमें पढ़ लेनी है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने जो है कॉमेट्स के बारे में और एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया। तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड्स को देखिए। एस्ट्रॉइड्स क्या है भाई, रॉकी बॉडीज होती हैं इनकी, और ये जो प्लेनेट से छोटे होते हैं, इस वजह से एस्ट्रॉइड्स को हम नी प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके अलावा कॉमेट जो होते हैं, ये बताया इनको आइसी बॉडी होती है, यानी कि इनके जो ये गैसेस के फ्रोजन फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल आइस और डस्ट के भी आप कह सकते हैं कि ये फ्रोजन फॉर्म होती हैं, और ये सन के ऑर्बिट के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाती रहती है, यानी कि सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और सन के जब जैसे ये सन के करीब आते हैं तो इनकी जो गैसेस है वो पिघलने लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में एक टेल का फॉर्म करती है, जिसे हम लोग जो है इनकी टेल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेटियोर को देखिए तो ये स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटियोर हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। तो मेटियोर आप क्या बताया, एक मिनट, मेटियोर से पहले हम लोग जो है मेट्रॉइड को पढ़ लेते हैं। मेट्रॉइड जो होते हैं रॉकी और मेटेलिक फ्रैगमेंट
ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लेनेट। जो मेट्रॉइड होते हैं ये रोकी होते हैं, और या तो ये एस्ट्रॉइड के कोई फ्रेगमेंट होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, या कॉमेट का होगा, या फिर ये कि किसी भी प्लेनेट का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। और जब ये स्ट्रिक द लाइट व्हेन अ मेट्रॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर, कि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं तो ये जो है लाइट का एक ये जलने लगते हैं, ठीक है, और लाइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको हम मेटियोर बोलते हैं। और मेट्रॉइड क्या है, ये कंप्लीटली जल जाते हैं, ठीक है, ये जब ये जल जाते हैं कंप्लीटली तो इनको मेटियोर बोलते हैं। और जब ये मेटियोर जो है फ्रेगमेंट दैट रीचेस द ग्राउंड, जब वो जल नहीं पाते हैं और डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, मेटेराइट बोलते हैं। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब जल्दी से हम लोग ये पढ़ लेते हैं। मेटेरॉइड्स आर स्मॉलर देन कॉमेट्स, ठीक है। जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये कॉमेट से भी छोटे होते हैं। दे आर मेनली चंक्स ऑफ रॉक्स, ये ना रॉक्स के बहुत ही चंक्स किन्हें बोलते हैं, बिल्कुल जो पीसेस होते हैं ना, जो आप कह सकते हैं कि एक तो पाउडर होता है लेकिन पाउडर से थोड़े बड़े, ठीक है, एक ग्रेन ले लीजिए या राई का दाना ले लीजिए, इतने बड़े। There may be fragments of comets or shattered asteroids, ये या तो ये है कि ये कॉमेट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट किसे बोलते हैं, टुकड़े, ठीक है, या ये कोई एस्ट्रॉइड जो है वो शेटर्ड, बिखर जाता है ना, टूट जाता है, कोई एस्ट्रॉइड मिनी प्लेनेट जिसे कह सकते हैं। तो अगर कोई एस्ट्रॉइड बड़ी सी रॉक है, वो अगर बिखर जाए, किसी दो एस्ट्रॉइड्स के बीच में कोलिजन हो जाए, टकराव हो जाए, वो टूट करके जो बिखर जाते हैं तो उनको बोल सकते हैं। When the Earth's orbit crosses the path of a meteoroids, it falls through the Earth's atmosphere. कि भाई जब जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। एज इट फॉल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट बर्न्स अप एज अ रिजल्ट ऑफ द एनॉर्मस हीट जनरेटेड। और जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं या अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ना वो जलने लगते हैं और जल करके बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो हीट को जनरेट करते हैं। दिस मेक्स अ स्ट्रीक ऑफ लाइट व्हिच इज कॉल्ड द मेटियोर और अ शूटिंग स्टार। तो हमें वो जो है एक लाइट की एक लंबी सी धारी दिखती है तो वो जिसे कहा जाता है शूटिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है, यही जिसे जो है मेटियोर कहा जाता है, जिसे हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। और बेसिकली उसका मेन नेम जो होता है वो मेटियोर ही होता है। और एक क्लियर नाइट वी कैन सी मेनी मेटियोर इन एन आवर। तो आपको जो है एक क्लियर नाइट में मतलब ये है कि बादल ना हो, है ना, आसमान में बादल ना हो, साफ पॉल्यूशन भी ना हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे मेटियोर जो है वो ऐसे दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द मेट्रॉइड्स फुल्ली बर्न अप बिफोर दे रीच द लोअर एटमॉस्फेयर। तो जैसे जैसे अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले ही वो जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो फुल्ली जल नहीं पाते हैं और जो है डायरेक्टली अर्थ को एज अ सॉलिड पीस अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं मेटेराइट, ठीक है। तो मेट्रॉइड्स जो हैं जब वो जल जाते हैं और मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं और जल जाते हैं कंप्लीटली तो उसको मेटियोर कहा जाता है। और जब वो जल नहीं पाते हैं और डायरेक्टली एज अ सॉलिड पीस वो अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं, जैसे ही वो हिट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये एक तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ ये डायरेक्टली जब अर्थ के सरफेस को वो एज अ सॉलिड पीस हिट करते हैं तो उसको ऐसी अर्थ का सरफेस पे ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, तो इनको कहा जाता है मेटेराइट। अ मेटेराइट कैन कोज अ क्रेटर ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो अर्थ के सरफेस पे एक क्रेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसके बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होती है, मैंने आपको इससे पहले भी इसकी डेफिनेशन बताई थी कि जो सैटेलाइट होती है वो ऐसी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो कि सन के, है ना, या तो किसी प्लेनेट के अराउंड वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है, या ये है कि मतलब किसी भी प्लेनेट के अराउंड जो भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। अब हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारी अर्थ के एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, मून, जो कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो सैटेलाइट जो है वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या ये कि आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल तो क्या होंगे, नेचुरल जो हमारे क्रिएटर ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, और जो आर्टिफिशियल होंगे वो मैन मेड होंगे। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। व्हाइल मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंट इनटू स्पेस फॉर वेरियस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो भाई बहुत सारे काम के लिए जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, लाइक आपका
जो वेदर इंफॉर्मेशन होती है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो इसके लिए जो है बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए जो है सैटेलाइट्स को अर्थ के चारों ओर जो है वो भेजा जाता है, स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट के बारे में आपको क्या पता चल गया कि भाई जो भी छोटी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी होगी जो कि किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। तो नेचुरल सैटेलाइट जो हमारी अर्थ का है वो कौन सा है, मून। तो मून के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई मून है क्या। सो द मून इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। तो मून का जो साइज है वो कितना है, अर्थ का 1/4, यानी कि अर्थ के 4 टुकड़े कर दीजिए, है ना, हमारी पूरी अर्थ के 4 टुकड़े कर दीजिए, तो एक टुकड़े के बराबर जो है वो मून का साइज है। द सरफेस ऑफ द मून हैज मेनी क्रेटर्स व्हिच वर मेड बाय मेटेराइट्स हीटिंग इट। तो जो मून का जो सरफेस है उस पे बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं। क्रेटर्स मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना, थोड़े छोटे छोटे गड्ढे से बने हुए हैं। तो वो गड्ढे क्यों है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गड्ढे क्यों है, तो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है या कहा है, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो हो सकता है कुछ मेटेराइट्स जो हैं वो बराबर हीट करते रहते होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसे क्रेटर्स बन गए हैं, जैसे कि हमारी अर्थ के सरफेस को भी अगर हीट करते हैं तो अर्थ के सरफेस पे भी क्रेटर बन जाते हैं। तो मून जो है वो भी एक सैटेलाइट है, वहां पे तो बहुत सारे मेटेरॉइड्स हैं और वो उसके चारों ओर बहुत सारे मेटेरॉइड्स होंगे। तो अगर वो हिट कर रहे हैं या उसको हिट करने की वजह से जो क्रेटर्स आ जाते हैं मून के सरफेस पे, कुछ क्रेटर्स हैं। देयर आर मेनी डार्क पैचेस ऑन द मून सरफेस फ्रॉम अर्थ, दिस लुक्स लाइक सी। इसके अलावा जो ना कुछ आपको ऐसे धब्बे से दिखेंगे, गहरे गहरे धब्बे दिखेंगे ये, और हमें अर्थ से ऐसा लगता है कि ये एक सीध है, ये धब्बे हैं। हम कहते हैं ना कि भाई जो सन के ऊपर मून पे जो है कुछ धब्बे से हैं, डार्क पैचेस हैं। तो ये बेसिकली धब्बे क्या है, ये ना ये पिघले हुए ठंडे लावे हैं, ठीक है। ये ठंडा लावा है जो कि पिघला था किसी जमाने में सन के, और उसके बाद जो है ये अर्थ की जो सन की रिफ्लेक्शन है उसको कंप्लीट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ना ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें धब्बे के तौर पे दिखाई देता है। अर्थ से ऐसे दिखता है कि ये एक धब्बा सा है उस पे, मून के सरफेस पे। ओके, चलिए अब मून के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि भाई मून जो होता है उसमें लाइट कहाँ से आती है, कैसे चमकता है, एंड फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ लेते हैं। As you learned in the chapter light, the moon is not a luminous object। भाई हमने जो लाइट के चैप्टर में पढ़ा था कि जो मून है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है ना, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो। और वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जो कि खुद लाइट को इमिट नहीं करता है। तो भाई मून जो है वो क्या है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। दिस इज इट डज नॉट इमिट एनी लाइट्स ऑफ इट्स ओन, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द सन फॉलिंग ऑन। तो भाई अब ये जो मून है वो अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो वो चमकता क्यों है, वो भी इतनी तेजी से चमकता है, मतलब इतना ज्यादा शाइन करता है, तो वो इस वजह से करता है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। भाई सन की लाइट उस पर पड़ती है ना, और फिर उस पे मून पे पड़ती है, मून उसको रिफ्लेक्ट करता है और हमें अर्थ से दिखता है कि भाई मून जो है वो चमक रहा है। और बेसिकली पता होना चाहिए आपको कि मून के अंदर खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वो शाइन करता हुआ दिखता है। व्हेन वी लुक एट द मून वी डोंट ऑलवेज सी अ फुल राउंड, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि जब हम मून की तरफ देखते हैं तो हम फुल राउंड मून नहीं देख पाते हैं। फुल राउंड मून का मतलब भाई मून जो है वो पूरा राउंड है ना, यानी कि 3 डिग्री राउंड जिसे कह सकते हैं ना, तो वो फुल राउंड। तो हम मून को सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, मून का सामने वाला फेस देखते हैं, पीछे वाला फेस नहीं देख पाते हैं। यही बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मून के बिल्कुल, मतलब मून हमें जब फुल दिखता है, हमें ऐसे दिखता है कि चांद जो आज पूरा चांद है, ठीक है। तो स्पेशली 14 जब किसी भी मंथ की 14वीं डेज होता है, 14वां डेज होता है, यानी कि जिसे अमावस की रात भी बोलते हैं शायद हिंदी में, तो उस टाइम हमें जो मून दिखता है वो तो फुल दिखता है हमें। तो लेकिन मून जो हमें फुल रिफ्लेक्ट करता हुआ तो दिखता है, लेकिन फुल राउंड मून नहीं दिखता है। ये बात समझ पा रहे हैं ना आपकी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मून जो है हमें वो, जैसे कि ये एक मून है तो भाई ये सन की लाइट को इधर से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो फुल जो हमें सामने दिखेगा तो हमें सामने का ही पोर्शन दिखेगा, इसके पीछे वाला पोर्शन कभी नहीं दिखने वाला हमें। तो हम कभी भी ना मून को फुल राउंड मून नहीं देख सकते। Its shape seem to be changes from one night to the next। तो हमें ये बात तो पता ही है कि हमें जो है जब किसी भी मंथ के जब स्टार्टिंग होती है, यानी कि एक फर्स्ट वीक होता है या फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो हमें जो मून दिखता है तो वो हर डे के हिसाब से मून जो है वो इंक्रीज करता रहता है
है ना, यानी कि उसकी शेप जो है वो पहले तो हमें बिल्कुल फर्स्ट डे जो है मून बिल्कुल बारीक सा दिखता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा उसकी शेप इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द लिट पोर्शन ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ डिफर्स एज इट गोज अराउंड द अर्थ। तो भाई अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मून की शेप जो है वो इंक्रीज क्यों करती है, वो इस वजह से करती है क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, तो अर्थ के अराउंड के रिवॉल्व करने की वजह से उसकी शेप जो है वो डिफरेंट होती रहती है। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। तो इसी जो अलग अलग टाइप की जो फेजेस जो शेप्स होती है उसको फेसेस ऑफ द मून कहते हैं, ठीक है। आगे इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है फेजेस ऑफ द मून को। द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून हैव बीन गिवन नेम्स। तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी अर्थ से मून दिखाई दे रहा है, और ये देखिए मून जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे सन की रे आ रही है ना, सन की रे आ रही है, और हमारी अर्थ से देखिए, हमारी अर्थ से मून कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली बात क्या है, बात ये है कि जो मून है वो हमेशा अगर सन के हिसाब से देखा जाए तो सन के हिसाब से मून जो है वो उसका एक पोर्शन हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है। लेकिन चूंकि हमारी अर्थ पे वो अलग अलग, हमारी अर्थ से जो है वो अलग अलग शेप में अलग अलग जगह पे रहता है, तो हमारी अर्थ से ना वो उतना ही पोर्शन दिख पाता है जितना वो हमारी मतलब हम उतना ही देख पाते हैं जितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अर्थ से। तो इस वजह से वो हमें अलग अलग शेप में दिखाई पड़ता है। लेट अस बिगिन विद द न्यू मून। द न्यू मून is between 8 the new moon, एक मिनट, यहाँ पे ना 8 the new moon है, 8 the new moon, the moon is between the earth and the sun। जब मून जो है वो एकदम नया होता है, नया का मतलब बिल्कुल क्या है कि वो बिल्कुल फर्स्ट डे, किसी भी मंथ का फर्स्ट डे हो जाता है, तो वो अर्थ और सन के बीच में रहता है, एंड वी डू नॉट सी एनी लाइट फ्रॉम द मून। तो हम इसी वजह से मून के किसी भी लाइट को, मतलब मून से जो है किसी भी लाइट को नहीं देख पाते। देखिए हमारी अर्थ से मून को देखना ये अलग बात है, और सन से मून का रिफ्लेक्ट होना ये अलग बात है। अगर सन से मून को, अगर मून को देखा जाए कि मून जो है वो सन की लाइट जो है वो क्या हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है, तो हाँ, मतलब ये है कि सन से जो हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है, अगर आप अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट से देखें, मतलब कहीं और से देखें, स्पेस से देखें, तो आपको हमेशा मून जो है ना वो फुल मून ही दिखेगा। फुल मून का मतलब ये है कि वो आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन चूंकि हमारी अर्थ जो है वो एक अलग ऑर्बिट में है, तो अर्थ से हमें मून जो है वो कम, मतलब उसकी अलग अलग शेप दिखाई पड़ती है, ठीक है। सो वी डू नॉट, यानी कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है, मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में होता है, तो हमें कोई भी लाइट नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप एक मिनट जरा इस पिक्चर को हम चला ही लेते हैं, है ना, तो हमें कोई भी लाइट जो है स्टार्टिंग में नहीं दिखाई पड़ती है। जब वो देखिए, जब वो अर्थ के और सन के बीच में आएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी लाइट नहीं दिखाई देगी इधर से, क्योंकि इधर का पोर्शन जो है वो कैसा दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल डार्क दिख रहा है। तो देखिए जैसे जैसे वो अर्थ के साइड में जा रहा है, यानी कि ये जो सन और अर्थ से जो बिल्कुल अलग जा रहा है ना, इनकी जो रिवॉल्यूशन की ऑर्बिट जो है वो चेंज हो रही है, तो इनके जो शेप है वो, यानी कि हमें मून ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून बिकम्स विजिबल टू अस। तो कुछ दिनों के बाद हमारा जो कुछ मून का शेप जो है वो स्मॉल पोर्शन वो हमें विजिबल होता है। दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। तो हम इसको क्रिसेंट मून, जब जैसे एक बिल्कुल बारीक सा मून होता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून। देन द लिड साइड ऑफ द मून बिकम्स बिगर एवरी नाइट, एंड व्हेन हाफ द मून कैन बी सीन लाइक अ सेमी सर्कल, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो जब आपको भाई ये हाफ दिखाई देगा, देखिए इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन जब आपको दिखाई देगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर। The lid portion of the moon keeps increasing even further till it becomes full moon। तो भाई जो लिड पोर्शन है, अभी तो आप देखिए जब ये अर्थ और सन के बीच में मून आ गया तो ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, एकदम लिड डार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये अलग दूर जा रहा है तो इसका पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो फुल मून आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा फुल मून जो है इसको हम फुल मून बोलते हैं। एंड यानी कि जब वो फुल रिफ्लेक्शन करता है, एट फुल मून द फुल लिड पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल टू अस एंड द मून लुक्स लाइक अ कंप्लीट सर्किल। तो हमें जो मून है वो कंप्लीट सर्किल के तौर पे दिखाई देता है। आफ्टर द फुल मून द लिड पोर्शन ऑफ द मून एज सीन बाय अस रिड्यूसेस, we reach new moon and the cycle begins all over again, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, reduces steadily। एक मिनट, यहाँ पे ये एरर हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा आप अपने कि भाई क्या होता है। देखिए
सिंपल सी बात है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। जब मून अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में आ जाता है तो वो हमें मून दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो उससे हटता है, यानी कि ये जो सन के सामने से हटता है, तो हमें उसका पहले छोटा सा पोर्शन दिखता है। तो बिल्कुल जब बारीक वाला पोर्शन हो जाए बिल्कुल बारीक सा, तो उसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं। फिर थोड़ा सा और हाफ हो जाता है मून, तो उसको फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। फिर जब मून पूरा रिफ्लेक्ट करता है तो हमें जो है वो फुल मून दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग अलग फेजेस हैं मून के। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। ये तो हमने नेचुरल सैटेलाइट यानी मून के बारे में पढ़ा था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जिस तरीके से मून जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजी जाती हैं जो कि सन के अराउंड अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती रहती हैं। और ये इनका बहुत सारे इनके मकसद होते हैं इनको भेजने के। मैन हैज सेंट मेनी सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो जितने भी मैन ने कोई भी सैटेलाइट भेजी हुई हो, मैन मेड सैटेलाइट्स जो होती हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। द फर्स्ट सैटेलाइट Sputnik first was sent by the former USSR on October 4, 1957। तो भाई आप इसका नाम याद रखिएगा, स्पुतनिक, है ना। इसका शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही होंगी। स्पुतनिक फर्स्ट वाज सेंट, ये कब भेजी गई थी? 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट थी। 4 अक्टूबर 1957 में ये जो है पहली भेजी गई थी। इंडिया सेंट द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इनटू स्पेस ऑन मार्च 1975। तो देखिए आप, तो इंडिया ने जो है अपनी फर्स्ट सैटेलाइट को कब भेजा था? 19 मार्च 1975 में भेजा था। और उस सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ये सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारे मकासद होते हैं, बहुत सारे मकसद होते हैं। एक इनमें क्या होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, है ना भाई। क्या क्या इनको स्टार्स को स्टडीज करने के लिए, गैलेक्सीज को, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज को, है ना। वेदरिंग फोरकास्टिंग, जो हमें मौसम के बारे में अलग अलग पता चलता है कि भाई अभी तूफान आने वाला है, अभी बारिश होने वाली है, अलग अलग टाइप के। तो ये किसकी वजह से होता है? तो सैटेलाइट्स जो भेजी जाती है तो इसी की वजह से होता है। टेली कम्युनिकेशन हो गया, है ना, और टेलीविजन हो गया, हम जो बात कर पाते हैं अलग अलग जगहों पे बैठे हुए लोगों से, इतनी दूर कंट्रीज पे बात कर पाते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, नेविगेशन ऑफ शिप्स हो गई, ठीक है, शिप्स की जो नेविगेशन की जाती है। एंड एरोप्लेन्स हो गया कि भाई एरोप्लेन अभी हमारा क्या है, पूरी हमें हम बैठ करके अपने मोबाइल में डिटेल देख पाते हैं ना कि भाई अगर कोई एरोप्लेन कहीं पे फ्लाई कर रहा है तो अभी वो है कहाँ पे। मैपिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट के बारे में, जैसे अमेजोन के बारे में हमें जानना है या मिनरल्स के बारे में जानना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। एंड फॉर डिफेंस पर्पसेज, और इसके अलावा डिफेंस पर्पसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उसके बाद हम जो है चैप्टर को एंड कर देंगे। एंड तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जैसे क्लास में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।